अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या होने वाला है? आप काले बादल मंडराते देख रहे हैं या सब कुछ ठीक ठाक देख रहे हैं? आदमी पैसा क्या कर सकता है? खर्च कर सकता है या स्टोर कर सकता है? स्टोर करता है तो यार ये उम्मीद होती है कि भाई एफडी से ज्यादा तो मिले। कौन सी एसेट क्लास है जिसमें मैं रिस्क लेके एफडी से ज्यादा कमाने की संभावना है? 14% सुनने में कम लगता है, बट 14-15% पे इंसान कंपाउंड कर ले तो 1 करोड़ वाला 4 करोड़ पे पहुंच जाता है, 4 करोड़ वाला 16 पे, 10 करोड़ वाला 40 पे पहुंचता है। ये हकीकत है। डॉलर मजबूत हो और या रुपया कमजोर हो, दिखाई तो हमें यही दे रहा है कि रुपया अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसको कैसे देखें? सबसे बुरा दौर नहीं कह सकते, अच्छा। काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। FIIs पैसा निकालता ही जा रहा है मार्केट से, तो उनका भरोसा मार्केट से उठ गया है, इंडियन मार्केट से भरोसा उठ गया है। नहीं, ये नहीं कह सकते क्योंकि आंकड़े देखे ना, उन्होंने अपनी सिर्फ 3% इक्विटी बेची है। मेरे 2 क्लाइंट इतने पैनिक कर गए कि 15,000 वाले तो 15,000 पढ़ के एक बंदे ने तो बेचा। अब मैंने कहा सर आपको तो उसने बिकवा दिया, अब वही बंदा 32,000 की निफ्टी की टारगेट लाया है, बट जिस इंसान ने बेच दिया 23,000 पे, वो करे क्या? वापस 24 पे अंदर आ जाए या वेट करता रहे 23 आएगा? क्या करें? क्या मुझे म्यूचुअल फंड में थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करते हुए गोल्ड एंड सिल्वर पोर्टफोलियो में वो बढ़ाना चाहिए अपने? गोल्ड ने आपको इन 15 सालों में 14% रिटर्न दिया है और शेयर मार्केट ने आपको रिटर्न दिया, निफ्टी ने 11%। तो वो एसेट जो हमें 14% रिटर्न दे रहा है, आप उसको डेट वाले में कैसे रख सकते हैं? वो इंडियंस को एफडी से भी प्रेम है, हाँ, गोल्ड से भी प्रेम है। हाँ। अंधों में काना राजा, गोल्ड से प्रेम करो, 10% की रिटर्न मिल जाएगी, यही कह रहा हूं। आपको ये कहा जाता है सोना मिट्टी तो नहीं हो सकता, लेकिन मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अभी भी ये सोच है कि ये तो डूब सकता है पैसा। तो वो आप मुझे एसेट कौन सा बताएंगे जहां पैसा डूब नहीं सकता है, मिट्टी नहीं होगा? अगले आने वाले 5 से 6 साल, इस डिकेड के एंड तक की अगर हम बात कर लें, तो वो कौन से सेक्टर हैं जो आपके लिहाज से बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे? बहुत लोग कहते हैं यार मेरी शनि चल रही है, जो चीज खरीदता हूँ नीचे जाती है, जो चीज बेचता हूँ ऊपर चली जाती है। हाँ। इट गोज बैक टू, जब उम्मीद सबसे कम होती है, संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब मुझे आप फंड्स के नाम बताइए जो आपको लग रहा है अच्छा करने वाले हैं। लार्ज कैप में क्वांट लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप, मिड कैप में कोटक मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्को स्मॉल कैप, फोकस्ड में इन्वेस्को फोकस्ड, लार्जर मिड कैप में SBI लार्जर मिड कैप, मल्टी कैप में कैनरा रोबेको मल्टी कैप। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद SKT यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पूरे पॉडकास्ट में बात होने वाली है अर्थव्यवस्था की। आज पूरे पॉडकास्ट में बात होनी है निवेश की। आज पूरा पॉडकास्ट आपको मदद करेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर और भरोसा मजबूत करने की। पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं फिरोज अजीज, जो कि भारत की सबसे बड़ी, मैं कह सकती हूँ, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में से एक, आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट CEO हैं। डिटेल में हमने उनसे चर्चा की है कि आने वाले समय में भारत कहाँ पहुंच जाएगा, और अगर भारत वहां पहुंच जाएगा तो फिर हम निवेश कहाँ करें ताकि भारत का भविष्य भी उज्जवल हो, हमारा भविष्य भी उज्जवल हो। खास बात यह है कि सर ने हमें ये तो बताया ही है कि उनके फेवरेट फंड क्या हैं, ये भी बताया है कि आपको अगर खुद फंड का सिलेक्शन करना हो तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये सारी बातें आप देखें, उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूं, हमारा पहला माइलस्टोन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, बहुत नजदीक हम उसके पहुंच गए हैं। बस जो थोड़ी सी दूरी बाकी रह गई है उसमें आपका सहयोग चाहिए, बिल्कुल मुफ्त है आपके लिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे हमारी ताकत बढ़ती है। आपके लिए और अच्छा कंटेंट हम बना पाते हैं, आपके लिए और अच्छे गेस्ट हम ला पाते हैं, और आपके सवालों को उस गेस्ट से हम पूछ पाते हैं। तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। काम का लगे आपको वो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और चलिए हम मिलकर के स्वागत करते हैं, देती हूं मैं बोर्डिंग पास फिरोज अजीज सर को। वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया आज पॉडकास्ट के लिए। मेरा प्लेजर है, आपके साथ बैठा हूँ, खुशी की बात है मेरे लिए।
थैंक यू सर। अच्छा, बात तो मैं आपसे बहुत दिन से करना चाह रही थी, पॉडकास्ट हम बहुत समय से करना चाह रहे थे, लेकिन अब जब मुलाकात हुई है तो ये वो टाइम चल रहा है जब ईरान अमेरिका युद्ध कब ख़त्म होगा किसी को मालूम नहीं है। शेयर मार्केट से बहुत रिटर्न मिल नहीं रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर की एक लंबी रैली हमने देखी थी, अभी वो ठंडी पड़ी हुई है। प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं रही है आपको। तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो जो बादल हैं वो डर के ज़्यादा है। तो ऐसे में कोशिश आज रहेगी वो सब कुछ क्लियर करने की। सबसे पहला सवाल तो यही कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या होने वाला है। आप काले बादल मंडराते देख रहे हैं या सब कुछ ठीक ठाक देख रहे हैं? देखिए, बादल तो मंडरा रहे हैं काफ़ी, ऑलमोस्ट 1.5 साल से इक्विटी मार्केट्स पे तो मंडरा रहे हैं। पीक जो आई थी सितंबर 2024 में आई थी। बट मेरा ये मानना है कि एक निवेशक को या कोई भी इंसान को जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हो, उनको पहले ये देखना है कि अंग्रेजी शब्दों को एक मैथमेटिक्स पे कन्वर्ट करना चाहिए। इसका ये मायने है कि देखिए, क्या इक्विटी आपको ब्याज से ज़्यादा देगी? ये प्रश्न उठता है। आदमी पैसा क्या कर सकता है? खर्च कर सकता है या स्टोर कर सकता है? स्टोर करता है तो यार ये उम्मीद होती है कि भाई एफडी से ज़्यादा तो मिले। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि कौन सी एसेट क्लास है जिसमें मैं रिस्क लेके एफडी से ज़्यादा कमाने की संभावना है। अगर वो बैरोमीटर है तो इक्विटी बहुत अच्छा करने वाली है, राइट? क्योंकि बहुत अच्छे की एक की डेफिनेशन होती है कि 25% रिटर्न मिल जाएगी, किसी की बोलते हैं कि आप 15 की होगी। हाँ। तो बहुत अच्छे को डिफाइन कर रहा हूँ कि इट विल डू एटलीस्ट 5-7% मोर देन ब्याज। देन उसको बहुत अच्छा कहूंगा मैं। उसको ही बहुत अच्छा कहेंगे। 8% अगर मिल रहा है तो वो भी अच्छा है। नहीं, ब्याज होता है 6% का, हाँ, 7% का। आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप आंख बंद करके पैसे दे सकते हैं। हाँ। और सो सकते हैं, कहीं डूब नहीं सकता। नोट छाप के दे देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट? तो उसमें 7% मिल रहा है 10 साल का। तो अगर आपको 13-14 मिल सके तो दैट्स गुड, ट्वाइस मोर देन डेट। 14% सुनने में कम लगता है, बट 14-15% पे इंसान कंपाउंड कर ले तो 1 करोड़ वाला 4 करोड़ पे पहुंच जाता है, 4 करोड़ वाला 16 पे, 10 करोड़ वाला 40 पे पहुंचता है। ये हकीकत है। देखिए, 14-15 सुनने में कम लगता है। आप जब अपनी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी का मेजर करते हैं, आप किसी से भी बात कर लें, सबसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, एक भाई साहब के पास 1000 करोड़ है, मेरे क्लाइंट है, वो भी प्रॉपर्टी में कितने गुना हो गया उनका पैसा वैसे ही मेजर करते हैं। मेरी प्रॉपर्टी 4 गुना हो गई, 8 गुना हो गई। कोई कंपाउंडेड रिटर्न प्रॉपर्टी में बोलता नहीं है। गोल्ड में कोई कंपाउंडेड रिटर्न बोलता नहीं है। और जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आती है, सबको कंपाउंडेड रिटर्न तभी याद आता है। अब आपका वजन मैं पाउंड में देखूं और मेरा केजी में देखूं और बोलूं बड़ा खुश हूं, मैं तो बड़ा हल्का हूं, मेरा वजन शालिनी से कम है बोलूंगा तो सही है क्या? नहीं है। सो मैं ये कह रहा हूँ 14-15% को नकारे ना। मैं दर्शकों से कहूंगा कि 14-15% पे भी 20 साल में 16 गुना हो जाता है 15% में पैसा। 10 करोड़ वाला 160 करोड़ पे पहुंचता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कैसे मैं 15% सबसे अच्छी संभावना से कमाऊं। That's why I say good time for gold, for equity for sure. आज से 3 साल आप मुझे मार्क कर लें, इस पे कंपाउंडेड रिटर्न निफ्टी की 11-12% आ सकती है। 3 साल के लिए आ सकती है, 5 साल के लिए आ सकते हैं। मेरा तो ये आई विल गो लिटिल एग्रेसिव सेइंग 2 साल की भी कंपाउंडेड रिटर्न इस लेवल से 24,000 की लेवल से 11% आ सकती है। अगर 11-12 निफ्टी दे देता है तो एक फंड मैनेजर 14-15 कमा सकता है। आनंद राठी का मॉडल पोर्टफोलियो लास्ट 12-13 साल से निफ्टी को 3.8% कंपाउंडेड बीट किया है, विच इज़ अ लार्ज अमाउंट। सो अच्छा वक्त आएगा इक्विटी का। लास्ट 1.5 साल को छोड़ दें तो बाकी अच्छा वक्त रहा है। लेकिन हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी समय समय पर बहुत सी चिंताएं जाहिर की गई है। ख़ास करके अभी अगर हम देखें, जब एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि कैसे पेट्रोल के ऊपर जो कंपनीज़ हैं उनको पर लीटर 27 रुपीज़ का घाटा हो रहा है, डीजल के ऊपर 30 रुपीज़ का घाटा हो रहा है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो कंपनीज़ को घाटा हुआ है और ये जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, वो आगे कैसे रिफ्लेक्ट होगा? देखिए, अर्थव्यवस्था को नुकसान तो हुआ है। देखिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम 7.6% से हमारी अर्थव्यवस्था रियल टर्म्स में ग्रो हुई थी। इस साल 6.5% का आईएमएफ ने अंदाज़ा दिया है। और आईएमएफ ने एकमात्र अप्रैल में इंडिया की इकोनॉमी को परचेज पावर पैरिटी से 0.1% से इजाफा किया है, एक्सपेक्टेशन का, अर्निंग्स का, मतलब जीडीपी ग्रोथ का। अब जीडीपी ग्रोथ कम हुई है, बट एक अच्छी बात है कि आज इन्फ्लेशन आपका सबसे पीक पे नहीं है। 3.12% के महंगाई दर पे हैं हम मार्च में। फरवरी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3.58 था। आज जो हमारी इन्फ्लेशन है, इंडिया ने 7-8% सब इन्फ्लेशन देखा हुआ है। अब जब आप यूएस की इन्फ्लेशन देखते हैं, वो 20 ईयर्स की हाई पे है।
राइट आप कोई मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं 17-18 महीने तक यूएस इन्फ्लेशन को इंडिया के इन्फ्लेशन से ज़्यादा देखूंगा कॉन्टिन्यूसली। ये कोई आरबीआई गवर्नर ने नहीं सोचा था। तो दुनिया में महंगाई उस स्तर पे है, इसीलिए वो पास ऑन भी कर रहे हैं, हम पास ऑन करंटली नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ईरान की जो वॉर है, बाकी 12 वॉर को हमने एनालाइज किया। 12 वॉर में हमने देखा कि महंगाई जो शूटअप हुई थी वो काम डाउन हो गई थी ऑलमोस्ट 10 वॉर में। इस साल का क्रूड ऑयल का प्राइस 58 लोवेस्ट था, लो 52 वीक लो $58 का है, हाईएस्ट $126 $125 का है, बट वो मोमेंटरीली गया था, क्लोजिंग बेसिस पे 119 का है। मेरा ये मानना है कि $85 की इस साल की एवरेज आएगी। अगर $85 से बिलो की एवरेज आए, एवरेज पे ही निर्भर करता है, पीक पे निर्भर नहीं करता। हम कोई ट्रेडर तो है नहीं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज प्राइसेस पे निर्भर करता है। तो क्या हम इस साल 6.5% से ग्रो करेंगे? अगरचे ग्रो करेंगे तो दुनिया की एवरेज है 3.4, आप 6.5 ग्रो कर रहे हैं फिर भी रो रहे हैं, तो कितना ग्रो कर लें, चाइना से ज़्यादा ही है आज, क्योंकि आपकी बेस छोटी है। माना कि चाइना से कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, करेक्ट बात नहीं है, क्योंकि उनकी साइज़ अलग है, बट हमारे पास बेस इफेक्ट है, हम छोटे हैं। छोटे में ग्रो करना, समझो कि कोई बड़ी निफ्टी की कंपनी को प्रॉफिट ग्रो करना बहुत अलग है। आनंद राठी वेल्थ भी लिस्टेड है, लास्ट 4 सालों से लिस्टेड है, और हर साल के हर क्वार्टर में हम 20-25% से मिनिमम ग्रो किए हैं। अगर 20 साल बाद ये करना मेरे लिए बड़ा कठिन हो सकता है। वैसे इंडिया एक कदार पे है जहाँ पे छोटे बेस पे ग्रो करना आसान है, बट ग्रो हो रहे हैं। 6.5% की ग्रोथ, आनंद राठी का एस्टिमेट है कि FY26 में मेरी जीडीपी 7% से ग्रो करेगी, ना कि 6.5 से। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द ग्रोथ इन जीडीपी। बट सबसे बड़ी दुख की बात भी मैं बता देता हूँ, मैं बड़ा खुश हुआ था 2-3 साल पहले जब हमने हमारे जो रूलर्स थे ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी को ओवरटेक किया था डॉलर टर्म में। हाँ। वापस उन्होंने ओवरटेक कर लिया, तो दुख तो होता है, क्योंकि हमारी जो करेंसी, जो आपने सही फरमाया कि वो डिप्रिशिएट हो गई यार। 94-95 मैंने सोचा था 5 साल बाद दिखेगा, अभी दिख गया, तो दुख होता है, राइट। बट बहुत सारे और डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेस ईयर जीडीपी की चेंज हुई, डॉलर अप्रिशिएट हो गया इंडियन करेंसी पे, पाउंड तो बेशुमार अप्रिशिएट हुआ है। अच्छा है कि हम रोज़ पाउंड के साथ नहीं देखते। 23% डिप्रिसिएशन हुई एक साल में पाउंड और यूरो में। डॉलर से तो सिर्फ 13% हम डिप्रिशिएट किए हैं। दूसरे वो 2 करेंसी ने डॉलर से अप्रिशिएट किया है, तो उनसे तुलना करूं, मैं यूरोप जाऊं तो 23% की महंगाई है मुझे कन्वर्जन में, तो दुख तो होता है। Of course, UK has overtaken us, but I still believe there is a silver lining in the dark cloud. एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। बहुत इसके ऊपर मीम्स बने, बहुत लोगों ने मजाक इसके ऊपर बनाया। अब मैं ये समझना चाहती हूँ, वो कहावत है ना कि चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। तो डॉलर मजबूत हो और या रुपया कमज़ोर हो, दिखाई तो हमें यही दे रहा है कि रुपया अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसको कैसे देखें? सबसे बुरा दौर नहीं कह सकते, अच्छा, काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है। आप देखें ना 1991 में, अगेन बहुत दुख होता है मुझे एज अ पेट्रियट, $17 का ₹1 था। ₹1 मतलब 17 रुपये दो तो $1 मिलता था, आज जो 95 है। फिर 2000 में हो गया वो 46। ओके, टेपर ट्रांट्रम जो 2013 में हुए थे, जब $68 से हम एक साल में 18% भी डिप्रिशिएट हुए, तो 13% डिप्रिसिएशन इन ईयर is a big blow, but is it the heaviest blow? The answer is no, but it will improve. डरने की ज़रूरत नहीं है इस पे? डरने की ज़रूरत नहीं है, दुख करने की ज़रूरत है। डरने की क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आज आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व है ना, ऑफ कोर्स डॉलर भी होती है, गोल्ड रिजर्व भी होती है, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, वो पीक पे है, ऑलमोस्ट पीक पे है, $700 बिलियन। मैं राउंड फिगर दे रहा हूँ। और हमारी जो क्रूड इंपोर्ट, जो हम तेल मंगाते हैं, हमारे इंडिया में तेल तो ज़्यादा मिलता है नहीं, तो बाहर से जो मंगाते हैं उसकी जो बिल पे करनी पड़ती है, हमें वो डॉलर में पे करनी पड़ती है। बाहर वाला रुपया तो लेगा नहीं, तो उसके लिए हमें खर्च करना पड़ता है डॉलर। 2013 में हमारे पास 4-5 महीने के पैसे बचे थे, इतनी ख़राब हालत थी, इसीलिए हमें फ्रेजाइल 5 करार दिया गया था। बट आज की टाइम पे हमारे पास पैसे बेशुमार हैं। डॉलर की जो हमारी बिल आती है क्रूड ऑयल की, वो वन ऑफ द लीस्ट है। 2009 में 15% हमारी जीडीपी का हमारा खर्चा था ऑयल को इंपोर्ट करने का, अब सिर्फ 5-6% रह गया, राइट। सो वी आर इन अ बेटर पोजिशन, नॉट द बेस्ट स्वीट स्पॉट। करेंसी डेप्रिसिएशन बहुत पेन करती है, और कैपिटल मार्केट्स को भी पेन करती है, तो आई थिंक उस पर आरबीआई लगी हुई है। आई थिंक इट विल गेट सॉल्व्ड। आज से, ये भी मैं करेजियसली बोल रहा हूँ, जब भी इंसान की उम्मीद सबसे कम होती है ना, याद रखना तभी संभावना सबसे ज़्यादा होती है।
मेरे हिसाब से यहाँ से अगले 3 साल की रुपी डेप्रिसिएशन विल बी लेस देन 3% पर एनम। वाओ। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि वेस्ट से हमारी इकोनॉमी क्या अभी भी ड्रिवन है? रीज़न मैं इसके पीछे आपको बताऊँ, एक समय था जब हम देखते थे रात में डाउ जोन्स कैसे बंद हुआ है, नैस्डैक कैसे बंद हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि सुबह एशियन मार्केट भी वैसे ही खुलेगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में स्लो डाउन है, ग्रोथ उनकी बहुत कम है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका छुपाने की कोशिश कर रहा है, दरअसल वो मंदी में है। कभी वो कह देते हैं 0.5% की ग्रोथ है, यूरोप में भी हम ऐसे ही देखते हैं 0.2% है, 0.5% है। तो अगर वहाँ मंदी आती है, जैसे वो अभी छुपाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है? मेरे हिसाब से नहीं पड़ने वाला है, इतना नहीं पड़ने वाला। ऑफ कोर्स डे टू डे बेसिस पे तो पड़ता ही है। देखिए रोज आप देखेंगे, कलर देखेंगे, उनकी रेड है तो हमारी भी रेड होती है, ज़्यादातर ये ऐसा होता है। स्पेशली वॉर के बाद तो वापस कपल हो गए, बट अगर पूरे साल के बाद देखते हो तो ये डी कपल हो जाता है। क्योंकि आज 1.5 साल में जैसे हम यानी इंडियन मार्केट ने परफॉर्म किया ना, बहुत ख़राब परफॉर्म किया रिलेटिव टू बाकी सब कंट्रीज़। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया में जो फॉरेनर पैसा डालता है ना, 80% पैसा इंडेक्स फंड का पैसा है। ये अगर कोई गांठ बांध ले कि इसको समझना है मुझे, इंडेक्स फंड का पैसा। अब इंडेक्स फंड का पैसा लगता कैसे? इंडेक्स फंड का पैसा इंडेक्स के हिसाब से लगता है। इंडेक्स बनाता कौन है? MSCI बनाता है या FTSE बनाता है, FTSE, राइट। ये 2 कंपनियां इंडेक्स बनाती हैं। फॉरेनर का जो फंड मैनेजर होता है वो ये इंडेक्स देखता है, इंडेक्स में कितनी मात्रा में कौन सी कंपनी है उसमें डाल देता है। अब उससे पॉपुलर इंडेक्स कौन सा है? वो है MSCI का एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। बट फॉरेनर पैसा क्यों बेच रहा है? क्योंकि इंडिया का जो वेटेज है ना, वो अब 13% रह गया है। कोरिया की एक कंपनी है TSMC, उसका वेट 14% है। सैमसंग की आज रिपोर्ट आई है। हाँ, उनके तो $250 बिलियन के तो प्रॉफिट है। हाँ, राइट। तो क्या हुआ है कि जब एक फॉरेनर पैसा निकाल रहा है, वो ज़्यादातर अपना दिमाग नहीं लगाता, इंडेक्स फंड को देखता है, इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखता है। इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स साल में 4 बार रीजिग होती हैं। MSCI की मुझे याद है वैलेंटाइंस डे से चालू होता है, 14 फरवरी से 14 मई, 14 अगस्त, 14 नवंबर। ये रिव्यू डेट्स होती हैं ज़्यादातर ±5 डेज, और उसी मंथ एंड पे वो रीजिक करते हैं। तो आप इस मंथ एंड देखेंगे ना, फरवरी मंथ एंड देख लीजिए, मई का मंथ एंड देख लीजिए, लास्ट आधे घंटे में बहुत वॉल्यूम होता है बहुत सारे स्टॉकों में। ये आप नोटिस कीजिएगा, वो सब इंडेक्स की रीजिक हो रही होती है। क्यों मैं इस प्रश्न पे आपको एक गार्डन पाथ पे दूसरी तरफ आंसर ले जा रहा हूँ? क्योंकि अगर FII का वर्ताव समझना है तो हमें इसको डिसाइफर करना ज़रूरी है। जब भी परफॉर्मेंस आती है, जैसे सैमसंग की प्रॉफिट्स बढ़ गई क्योंकि वो सेमीकंडक्टर और वो जो AI की जो प्ले है उधर है। प्रॉफिट बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो वेटेज बढ़ती है, वेटेज बढ़ती है तो और पैसा आता है, और पैसा आता है तो और परफॉर्मेंस आती है, और परफॉर्मेंस से वापस वेट बढ़ती है, वापस पैसा आता है। इस गुड़िया, चाबी की गुड़िया जैसा वो टाइट हो रहा है। तो वो इंडिया के अगेंस्ट रहा है लास्ट 1 साल में। जब ये सिक्लिकल बिजनेसेस में थोड़ी सी डाउनटर्न आएगी, वो अनवाइंड साइकिल इंडिया को बेनिफिट करेगी। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर वो रिसेशन में है, 2.1% की ग्रोथ दिखा रहे हैं वो, इस साल की प्रोजेक्शन है, समझो 0.25% हो गई या 2.25 हो गई, इसके भीतर US की इकोनॉमी ग्रो होगी। ठीक है। अगर ये ग्रो होगी तो ये कोई शानदार ग्रोथ तो है नहीं, बट अगर उधर कोलैटरल AI का बबल में थोड़ी सी ऊंच नीच होती है तो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा, बट 6-8 महीने बाद इम्पैक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि वो AI की बगल से बबल्स ब्रेकेज से सेंटिमेंट पे डैम्पन पड़ेगा, बट ये जो वाइंड साइकिल है इंडेक्स फंड की, वापस फ्लोज आने लगेंगी क्योंकि वो कंपनियों में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट कौन रिलेटिवली अच्छा है। तो मतलब इसका हम ये अर्थ ना निकालें कि अगर लगातार हर क्वार्टर हम देख रहे हैं कि FIIs पैसा निकालता ही जा रहा है मार्केट से, तो उनका भरोसा मार्केट से उठ गया है, इंडियन मार्केट से भरोसा उठ गया है? नहीं, ये नहीं कह सकते क्योंकि आंकड़े देखे ना। हाँ। उन्होंने अपनी सिर्फ 3% इक्विटी बेची है। ओके, उनकी 3% इक्विटी बेचने पे ये हाल है और ऐसे रिपोर्ट्स। बट दोनों तरफ से देख सकते हैं, 3% बेचने के बाद इतना बिक गया, या ये देख सकते हैं 97% होल्ड करने वाले को आप नेगेटिव तो नहीं कह सकते ना यार। हाँ। इंसान का हक होता है, आपका भी अगर एक समझो कि कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप थोड़ी सी इक्विटी बेच के गोल्ड खरीद लेंगे, तो आपको मैं नहीं कहूंगा कि शालिनी मैडम इक्विटी से नाराज है, बोलिए रीबैलेंस करें। गोल्ड मेरे ही मार्केट से खरीदें तब ना। अब गोल्ड जाके दुबई से अगर खरीद लें और वो पैसा दुबई पहुंच जाए तब तो मुझे चिंता होगी क्योंकि मेरे मार्केट में है नहीं वो।
अनफॉर्चुनेटली गोल्ड खरीदो तो बाहर से ही खरीदना पड़ता है, गोल्ड भी इंपोर्ट होता है, हाँ। राइट? तो ऑफ कोर्स वो पैसे बाहर जाते हैं। हाँ। मैं ये वापस एफआईआई की डिस्कशन पे, ये एनालॉजी मेरी बहुत क्लियर या करेक्ट नहीं होगी। एफआईआई स्टिल ओन 96% ऑफ व्हाट दे ओन्ड जस्ट अ ईयर एंड अ हाफ बैक। ये ऐसा तो नहीं कि आप बहुत पॉजिटिव हैं तो वो ग्लास आधा भरा या आधा खाली वाली जो थियोरी है उस पे चलते हुए आप हमें ये बता रहे हैं, पर एक्चुअल कंडीशन डरने वाली हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे तो ग्लास में आधा पानी होता है, आधी हवा तो होती है ना, राइट? सो आई एम नॉट बीइंग सो ऑप्टिमिस्टिक दैट आई विल नॉट कॉल द ग्लास हाफ फुल। इट इज हाफ फुल, इट्स नॉट फुल। आधी हवा को काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये एक हकीकत दिखा रहा हूँ कि दोनों पलटे होते हैं। मैं ये पॉजिटिव नहीं कह रहा हूँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने कितनी बेची ये देख रहे हैं, तो कितनी बची भी देखना वाजिबी है, राइट? कितनी बेची और कितनी बची, वो कितनी बची कोई बोल नहीं रहा, तो मैं बोल के हाईलाइट कर रहा हूँ बस। तो बहुत हमें इसमें डरने की ज़रूरत है नहीं। अब आप मुझे ये बताएं, सालों से हम ये देखते आए कि जब एफआईआईज बेचते हैं तो उस समय डीआईआईज को भी हमने बेचते ही देखा है, इतिहास तो यही रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप करेक्ट कीजिएगा, लेकिन इस बार हमने वो नहीं देखा। वो बेच रहे हैं, डीआईआईज बचा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से खींचा जा रहा है तो दूसरी तरफ से वो देते भी चले जा रहे हैं। लेकिन ये कुबेर का ख़जाना तो होगा नहीं कि कभी ख़त्म ही ना हो, तो ये कब तक बचा पाएंगे डीआईआईज? करेक्ट शालिनी जी, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत प्यारा प्रश्न है। अब डेविल इज इन द डिटेल में होता है सब कुछ आंसर। हाँ। अंग्रेजी में एफआईआई ने बेचा, सही है, डीआईआई ने खरीदा है, ये भी सही है। अब मात्रा पे निर्भर करता है। तो 5 सबसे खराब एफआईआई के साल इस सेंचुरी के लिख ले। कैलेंडर ईयर 25 एक सबसे खराब साल रहा है, कैलेंडर ईयर 22, फिर कैलेंडर ईयर 2008 भी है उसमें। ये दो साल बहुत क्लियरली आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। 5 ही साल हैं जहाँ एफआईआई ने कैलेंडर ईयर में पूरी तरह से बेचा है इंडियन मार्केट को। तो मैंने ये स्टडी किया, ये 5 साल के बाद निफ्टी का क्या हुआ। अगर मैं एफआईआई को फॉलो करना चाहूँ और एफआईआई बेचता है तब बेचूं, तो अगले साल मेरी रिटर्न बच जाती, मैं बच जाता या मेरे अफसोस होता। पूरे पाँचों साल के बाद निफ्टी ने ऑलमोस्ट 10, 12, 15% की रिटर्न दी है। फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर ईयर 22 में एफआईआई ने 1,21,000 करोड़ बेचे थे। अगले साल निफ्टी की रिटर्न आई थी 26-27%। लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर में वापस सबसे खराब साल था, 1,68,000 करोड़ बेचे। अब ये साल में क्या रिटर्न आएगी पता नहीं, पहले 3 महीने तो ये मेरी थियरी को बर्बाद कर चुके हैं, राइट? दैट्स रियलिटी। बट एक चीज़ मैं याद दिलाता हूँ आपको कि डीआईआई ने खरीदा कितना। एफआईआई ने तो बेच दिया, डीआईआई ने करीबन 7,88,000 करोड़ खरीदा। अगर इन्होंने 1 रुपया बेचा तो इन्होंने 5 रुपये खरीदा। अब पावर का समझ में आ रहा है? इन्होंने 1 रुपया बेचा, इन्होंने 1 रुपया खरीदा तो अलग बात थी। इन्होंने 1 रुपया बेचा और इन्होंने 5 रुपये खरीदा, तो फिर सवाल ये उठता है कि बाकी 4 रुपये बेचे किसने? करेक्ट? हाँ। तो एफआईआई को हम सब इल्जाम लगा रहे हैं, बट उसने तो डीआईआई ने 8 लाख करोड़ बेचा, इसने 2.25 लाख बेचा, राउंडिंग इट ऑफ। बट 4 गुना तो एफआईआई से ज्यादा रिटेल एंड अदर्स ने, बैंक की ट्रेजरी ने बेचा है। बट एफआईआई बेचारा बदनाम है। हाँ, बट देखो इसकी पावर 8 लाख करोड़। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगेन मार्क माई वर्ड्स बिकॉज दिस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन, अगले 8 साल में डीआईआई एटलीस्ट 58 लाख करोड़ की इक्विटी खरीदेगा। माय गॉड। और एमएससीआई का जो स्मॉल कैप इंडेक्स जिसमें 503 स्टॉक हैं करीबन, उसकी टोटल फ्री फ्लोट है 34 लाख करोड़ की। 34 लाख करोड़ की फ्री फ्लोट है। कितने स्टॉकों की? एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडिया इंडेक्स में 500 के प्लस स्टॉक्स हैं। उसकी पूरी भी माल अगर कोई आज खरीदना चाहे तो 34 लाख करोड़ में पूरा फ्री फ्लोट आपके हाथ में आ सकता है। और उसमें अगर मैं कह रहा हूं कि 58 लाख की परचेज आ सकती है, ऑफ कोर्स वो धीमे धीमे आएगी, इन 34 लाख की भी फ्री फ्लोट बढ़ेगी। बट इसमें आप ऐसे स्थिति में अगले 8 साल में 12-15% इक्विटी कंपाउंड ना करें, हो सकता है अगर आप छेड़खानी अपने इक्विटी के साथ करें। जो एचएनआई पड़ता है, और मुझे बहुत सारे क्लाइंटों ने फॉरवर्ड किया, किसी ने लिखा था 17,000 की निफ्टी, किसी ने लिखा था 19,000 की निफ्टी, किसी ने लिखा था 15,000 की निफ्टी। ओह गॉड। मेरे 2 क्लाइंट इतने पैनिक कर गए कि 15,000 वाले तो 15,000 पढ़ के एक बंदे ने तो बेचा। अब मैंने कहा सर आपको तो उसने बिकवा दिया, अब वही बंदा 32,000 की निफ्टी की टारगेट लाया है। मतलब वो लिखने वाले की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बट जिस इंसान ने बेच दिया
23,000 पे, वो करे क्या? वापस 24 पे अंदर आ जाए या वेट करता रहे 23 आएगा? क्या करे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो वापस नीचे आएगी, इसकी गारंटी नहीं है, बट नीचे जाएगी तो ऊपर आ जाएगी, ये गारंटी है। 10 साल में आ जाएगी, 2 साल में आ जाएगी। सो you will deliver 13-15% return unless you tamper with your portfolio looking at the fear in India. डन। तो जितना डर है मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा हमारे मन से निकलना अब शुरू हो चुका है। तो ये जब आप इतना शानदार आगे प्रदर्शन देख रहे हैं मार्केट का, DIIs का, इकोनॉमी का, उसके बाद भी आप स्टक हैं 12-13-15% जितना ही रिटर्न। यस, 15% से ज़्यादा की तो उम्मीद करनी नहीं चाहिए। इंडिया की जो स्थिति है वो अलग है। देखिए, पहले अब निफ्टी की सबसे छोटी कंपनी का फ्री फ्लोट 52-53,000 करोड़ का है। 10 साल पहले निफ्टी में एक कंपनी थी जिसकी टोटल फ्री फ्लोट थी 4,000 करोड़ की, 3,000 करोड़ की। उस बेस पे ग्रो करना अलग होता है, इस बेस पे ग्रो करना अलग होता है। तो अगर निफ्टी 12% की कंपाउंडेड रिटर्न दे दे तो इसका ये मतलब है कि निफ्टी 3 गुना हो सकती है 10 साल में। और आपको देखना है कि मैं अपने पैसे को 4 गुना कैसे कर लूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद ना करें। वो जो हम भी अपने क्लाइंटों को डरा डरू के पैसे लेते हैं, जैसे आप अपने दर्शक को कह रहे हैं ना डरना, मैं अपने ऑडियंस को या फिर क्लाइंट को बोलता हूँ, सर आप ये सेंसेक्स 2 लाख पहुँचेगा ऐसे सपने देख के मेरे को चेक ना दें। सेंसेक्स हर साल, निफ्टी हर साल 15% गिरती ही गिरती है, बहाना ढूंढ लेती है। हर साल किया है इसने। ऊपर के स्तरों से नीचे के स्तरों पे निफ्टी 14.6% हर साल गिरी है। ये मान के चलेंगी गिरेगी, आपके खरीदने के बाद वो अपना बर्ताव चेंज नहीं करेगी, क्योंकि आपने खरीद लिया, आप कोई शहीशाह आलम तो है नहीं कि आपने खरीद लिया तो गिरना बंद कर देगी। गिरेगी तो आपको घबराना नहीं है। 25-30% की गिरावट हो जाए तो मानता हूँ कि आपको घबराना चाहिए। 15% गिरावट पे घबराना नहीं चाहिए। इकोनॉमी पे क्या कोई डेंट? AI के बाद जो जॉब लॉसेस हैं, ले ऑफ हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, तो उसका क्या कोई असर पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे? देखिए, ये अनचार्टेड टेरिटरी है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। थोड़े सेक्टर्स को पड़ेगा, थोड़ी सिटीज़ को इंडिया में ज़्यादा पड़ेगा, बैंगलोर को ज़्यादा पड़ेगा। हाँ। बैंगलोर को डेफिनेटली पड़ेगा। जिन्होंने AI बनाया उन्हीं की जॉब को AI खा रहा है। करंट ये स्थिति है, राइट? क्या वो थोड़ी ओवरडन है? AI की जो मार्केटिंग है ना, US की बड़ी शानदार आदत है, इतनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं ना कोई भी कॉन्सेप्ट को। मैं याद दिलाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। हाँ। Y2K मार्केटिंग चालू की थी उन्होंने कि भाई 2000 का दशक आएगा तो पूरी कंप्यूटर चलने बंद कर देंगे, तो यार दुनिया बंद हो जाएगी, कंप्यूटर बंद होने वाले, फ्लाइटें क्रैश हो जाएंगी। बट हुआ कुछ नहीं। उसके दैट वाज देयर वन ऑफ देयर मार्केटिंग स्टोरी, राइट? यू लुक एट, उतना दूर कहाँ जाऊँ, मेटावर्स, कितना मार्केटिंग की उन्होंने। होर्डिंग बिक रही थी टाइम स्क्वायर के वर्चुअल वर्ल्ड में। भाई 5 साल पहले तो कह ही दिया था US ने कि हम सब 3D ग्लास पहन के ऐसे आमने सामने नहीं बैठ के बात करेंगे, हम सब 3D ग्लास पहन के ही बैठेंगे। आज की डेट में कौन कर रहा है? नहीं। अब खुद ही वही कंपनी कह रही है मैं बंद कर रही हूँ। थिंक अबाउट इट, फ्रॉम सच अ मार्केटिंग टू नियर जीरो इन 5 years। सब ने बोला कि क्रिप्टो एक करेंसी बन जाएगी। आपकी कोई भी नीचे रेस्टोरेंट में मेन्यू क्रिप्टो में है? बिल्कुल नहीं है। 10 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो विल बिकम अ करेंसी। कब बनी? टेस्ला इज एक्सेप्टिंग क्रिप्टो। एक्सेप्ट करने को मोड ऑफ पेमेंट कहते हैं। मैं भी नीचे बिल देने के बदले अपना फ़ोन दे दूं तो ले लेगा, बोलेगा हाँ यार तेरे 2000 की बिल के बदले तू आईफोन दे रहा है, मैं रख लेता हूँ। उसको करेंसी नहीं कहते, उसको मोड ऑफ पेमेंट कहते हैं। मैं अपनी वॉच अगर पहनता तो दे देता। तो टेस्ला नेवर प्राइस देयर कार्स इन बिटकॉइन, दे एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट। So they know to market themselves. So AI is very important, very good, very, very useful. It will make all of us obsolete is like pushing the envelope. हल्के में कहाँ ले रहे हो? इतनी तारीफ तो की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। इट डज 80% ऑफ योर वर्क बट कैन नॉट रिप्लेस ऑल ऑफ अस। अच्छा, वी विल ऑल फाइंड आवर प्लेस इन दिस वर्ल्ड। तो हम ये जो ले ऑफ से डरना है और हमें लग रहा है कि इसका इकोनॉमी पे असर होगा, वो फिलहाल भूल सकते हैं। असर होगा और जिंदगी और मौत का सवाल है में अंतर है। असर तो हर चीज का है। मैं वापस एयरपोर्ट जाऊंगा तो ट्रैफिक का असर है, राइट? असर हर चीज का होता है। इट्स अबाउट द एक्सटेंट। FII ने बेचा, ऑफ कोर्स बेचा, कितना? DII ने कितना खरीदा? आंसर डिटेल में। मैं AI को खारिज नहीं करना हूं, मैं ये कहना कि हम मरी जाएंगे ये गलत होगा। भाई मेरे
खुद के सीनियर कोलीग थे, वो कहते थे यार इंडिया में कोई कार नहीं खरीदेगा, ऊबर में जाएंगे सब लोग, और ये मार्केटिंग अच्छी हुई थी पहले, हाँ, ट्रू, राइट, नोबडी विल ओन अ कार, वेयर द हेल इज दैट पिच। आज सब लोगों के पास कार है, मेरे पास कारें हैं, राइट। सो ह्यूमन साइकोलॉजी में दिल भी है, दिमाग भी है, आप खाली मैथमेटिक्स करके एक्सेल शीट पे नहीं कर सकते। इतना ओवरडू ना करें, इतना डरा देना कि भाई अगर तुम्हें एआई नहीं आता तो आप तो कटोरा लेके खड़े रहेंगे। ये दैट्स ओवरडन, दैट्स द ओनली पॉइंट आई एम मेकिंग। अब क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और आपने अगले 5 साल, 6 साल, 8 साल तक की बात की है, इन्फ्लेशन रेट आप कितना मानते हैं? क्योंकि मैं जितने भी एक्सपर्ट से पूछती हूँ, मेरा व्यूअर उससे डिफर करता है। आप अगर बोलेंगे 5%, 6% होता है तो वो बोलते हैं झूठ बोल रहे हो। अगर गवर्नमेंट कहती है 4%, 5% है तो वो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, इससे तो हमें ज़्यादा असर दिखाई देता है। तो फिरोज़ अजीज़ के हिसाब से अगर मैं समझना चाहूँ तो इन्फ्लेशन रेट आप कितना मानते हैं? देखिए, ऑफ कोर्स बहुत सही है, दर्शक सही कह रहे हैं, क्योंकि आरबीआई तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि भाई 99%, 98% ऑफ इंडिया की मैं इन्फ्लेशन पब्लिश करूं, 2%, 3% ही आपके दर्शक होंगे, और उनकी इन्फ्लेशन पब्लिश करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आरबीआई की। बट जैसे मैं एचएनआई से डील करता हूँ, 13,000 परिवार हैं, उनका एक्चुअली सीपीआई से कोई लेना देना नहीं है। सीपीआई के अंदर आप अपना आधा पैसा, आधी कमाई किराने की दुकान में खर्च करने वाले हैं। यार कौन अपनी आधी कमाई किराने की दुकान में खर्च करता है? 20% पेट्रोल और डीजल पे और ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा, बसों की पास लेने में। ये नहीं है, दिस इज नॉट द स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ मोस्ट ऑफ अस लिविंग इन अ मेट्रो। तो हमने एक स्टडी की थी, हमने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट निकाले एचएनआई के, उनकी स्पेंडिंग पैटर्न स्टडी की और उनकी बिग टिकट आइटम्स की सर्वे की। तो हमें समझ में आया कि वो खर्च कहाँ करते हैं, बड़े टिकट आइटम। वो अपने बच्चों की शादी कराते हैं, एजुकेशन कराते हैं, ज्वेलरी कभी कभार खरीद लेते हैं, कभी रियल एस्टेट कंजम्पशन वाली खरीद ली, होटलों में स्टे करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। उन सब की इन्फ्लेशन करीबन क्लोज टू डबल डिजिट आई। अब बोलेंगे यार 5-6 और डबल डिजिट में फ़र्क क्या है? 5-6 और डबल डिजिट में ज़मीन आसमान का अंतर है। कंपाउंडिंग में हाँ। देखो, अब 7% की इन्फ्लेशन मानूं, चलो 5% की मानूं, तो 10 साल में 70% बढ़ता है, राइट। 100 रुपये का माल 170 में 10 साल बाद मिल जाएगा। अगर 10% का मानूं तो 100 रुपये की चीज़ मुझे ऑलमोस्ट 300 रुपये मिलेगी, 280 रुपीज़, 270 रुपीज़ में। तो 100 रुपये का अंतर हो गया। 100 के 170 होने के बदले 100 के 260, 270 हो गए। 5 to 10% की इन्फ्लेशन में 70 के बदले यू हैव 170, सो इट इज़ मोर। तो आपको अपनी खुद की इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी चाहिए। उसका एक कैलकुलेटर भी बना रखा था हमने कि आप अपनी स्पेंडिंग पैटर्न डालें तो आपका कस्टमाइज्ड इन्फ्लेशन आ जाएगा। जैसे एजुकेशन आपने देखी, एजुकेशन की इन्फ्लेशन आई है 12% की, हेल्थ की 17% की आई है इंडिया में। तो मैं जिस हार्ट की सर्जरी कराता था, मैं नहीं कराता हूँ, कोई रेगुलरली रेगुलर SIP तरह हार्ट की सर्जरी थोड़ा ना कोई कराता है, बट अगर मैं बोलूँ तो उसकी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 16% की आई। और इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाला है। ये इस पे डरो, और डराने की बात मैं कुछ तो करूँ, आप कह रही हैं कि मैं सबको सांत्वना ही दे रहा हूँ, तो थोड़ा डराता हूँ। इस पे बिल्कुल डरो, क्योंकि इंडिया बहुत कम इन्फ्लेशन पे है मेडिकल की। कैंसर की ट्रीटमेंट टेक्सास में MD एंडरसन करके एक हॉस्पिटल है, मेरे कजिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाते थे। उधर कीमोथेरेपी की कॉस्ट इंडिया के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा थी सेम टाइम पे। वो अमीर थे, वहाँ जाके कीमोथेरेपी की। तो इंडिया की जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो काफ़ी दिनों की पेंटअप है, वो काफ़ी बढ़ने वाली है। स्पेशली अगर सबको हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है, मिल रहा है, तो मेडिकल इन्फ्लेशन इज समथिंग यू हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ। और अगर आपके पास अच्छा फैमिली फ्लोटर ना हो अपनी हेल्थ को कवर करने का, दैट इज़ अ डिज़ास्टर। ये हम मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और इनफैक्ट हम देखते हैं शायद यही वो वजह है कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया में इतना ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर इलाज कराते हैं। बट मैं आपको फैक्ट बताऊँ, आप किसी आम आदमी से अगर बात करने जाएंगे तो वो अभी भी ये कहेगा कि हॉस्पिटल लूट रहे हैं, वो अभी भी ये कहेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा हमें हॉस्पिटल में देना पड़ता है, वो अभी भी ये कहेगा कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं इंडिया में। ये एक आम आदमी की सोच है। इसके अलावा बहुत ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस
इंश्योरेंस है ही नहीं। बहुत से ऐसे लोगों से भी मैं मिली हूँ जो सिर्फ कॉरपोरेट इंश्योरेंस जो उनको मिला हुआ है वो उसके ऊपर ही वो और उनकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, उन्होंने कोई अपना पर्सनल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। तो इसके लिहाज से क्या कोई रूल होता है कि कितनी सैलरी वाला कितना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले सके, टॉपअप की कितनी ज़रूरत है, कोई इसका रूल है क्या बना हुआ? आई थिंक देखिए एवरेज एज ऑफ द फैमिली पे निर्भर करता है। देखिए हर फैमिली में 4 सदस्य हो सकते हैं, बट 4 सदस्य की एवरेज एज अगर 40 ईयर्स है तो अलग कवर लेना पड़ेगा। अगर आप यंग हैं लाइक यू आर एंड योर हस्बैंड, इफ़ यू हैव यंग चिल्ड्रन देन योर कवर नीड इज़ लेसर। सो 20 लाख का कवर तो होना चाहिए फैमिली फ्लोटर मेरे हिसाब से। दैट इफ आई हैव टू गिव अ सिंपल आंसर, 20 लाख का फैमिली फ्लोटर का कवर लें, इतना महंगा भी नहीं आएगा, पूरी फैमिली कवर हो जाएगी, कोई भी फंजेबली यूज़ कर सकता है। क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि कैसे मेरे तक पैसा पहुंचे। अर्थव्यवस्था की हमने इसीलिए बात की कि सरकार के पास पैसा रहेगा, देश के पास रहेगा तो मेरे पास भी आएगा ही। अब आप मुझे ये बताएं कि म्यूचुअल फंड हम हमेशा सुनते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर क्या बेहतर विकल्प हो सकता है निवेश का? विकल्प की मैंने बात की है। और क्या मुझे म्यूचुअल फंड में थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करते हुए गोल्ड एंड सिल्वर पोर्टफोलियो में वो बढ़ाना चाहिए अपने? कैसा, पहले तो आप मुझे बताइए गोल्ड एंड सिल्वर का मार्केट आप आगे कैसा देख रहे हैं, कितना बढ़ने वाला है? देखिए थोड़े इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, थोड़े ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, सिल्वर में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों इन्वेस्ट नहीं कर सकते? कि सिल्वर एक मात्र पॉपुलर इन्वेस्टमेंट का विकल्प है जो 12-13 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिया है। 2011 से 2024 लोग भूल गए हैं। एक साल में बहुत होता है, एक साल एक इंसान की पूरी मेमोरी इरेज करने के लिए, जैसे मेमोरी लॉस हो जाता है ना, वैसे अगर 6 महीने में अगर कोई भी एसेट डबल हो जाती है ना, पूरी पॉप धो लेती है वो एसेट। राइट, ये हकीकत है। हाँ। क्योंकि मैं हर साल का आपको बोलता हूँ, 2017 में क्रिप्टो बहुत अच्छा किया था, तो 2018 में प्रश्न आते थे कि क्रिप्टो खरीदूं। आपने कभी उसका फेवर लिया? नहीं लिया। मैं बताऊंगा उसकी लॉजिक भी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि सिल्वर $38-40 से $120 पे गया, फिर $70 पे आया, आज $81 पे है। ये एक डेरिवेटिव ट्रेड है। इसको थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स करते हुए, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो गामा ट्रेड अंडरस्टैंड करना है। सिल्वर का ये गामा ट्रेड है, डेरिवेटिव लिंगो है वो। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग, थोड़ा और इजी कर सकते हैं इसको, मैं नहीं समझ पाई। आप नहीं समझ पाई ना? हाँ, सो चलो, नाउ दैट आई हैव ओपन अ पैंडोरा's बॉक्स। गामा ट्रेड ये होता है कि एल्गोरिदम्स, एक गामा होता है कि जो ऑप्शंस के मार्केट मेकर होते हैं, उनको एक अगर रिस्क हेज करना पड़ता है तो कोई भी एसेट जो ऊपर जाए उसको और खरीदना पड़ता है। उस हेजिंग को शॉर्ट गामा कहते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई ट्राई एंड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। शॉर्ट गामा ट्रेडर बहुत बढ़ जाएं, इसका ये तात्पर्य है कि वो जो हेजर है उसको अगर प्राइस ऊपर जाए तो और खरीदना पड़ेगा, और ऊपर जाए तो और खरीदना पड़ेगा। वैसे ट्रेडर को शॉर्ट गामा ट्रेडर बोलते हैं। शॉर्ट गामा ट्रेडर, गिरे तो और बेचना पड़ेगा, और गिरे तो और बेचना पड़ेगा। जब भी ऐसा गामा के ट्रेडर बढ़ जाते हैं तो दूसरी तरफ एक कंप्यूटर देखता है कि इस तरफ ऐसे फंसे हुए लोग बहुत हैं, वो सिल्वर को थोड़ा बढ़ा देता है। पैसे लेके सिल्वर को अगर आप 80 से 90 ले जाओगे तो इस तरफ हेजर जो बैठे हैं, हाँ, उनको और खरीदना पड़ेगा। राइट। तो वो सब एक साथ खरीदने आएंगे। अगर समझो इस तरफ 100 लोग बैठे हैं, उसको पता है कंप्यूटर को इधर गामा वाले बैठे हैं, शॉर्ट गामा वाले, इनको फंसाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये पहले गाड़ी को स्टार्ट कर देगा धक्का मार के, 90 पे ले जाएगा। 90 पे ले जाते ही शॉर्ट गामा वाले को खरीदना पड़ेगा। और अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग एक साथ आएंगे खरीदने के लिए, तो वो खुद ही 95 पे ले जाएंगे। फिर उन्हीं को और खरीदना पड़ेगा, फिर वो 100 पे ले जाएंगे, फिर उनको ही और खरीदना पड़ेगा। इसको कहते हैं शॉर्ट गामा स्क्वीज। अब इसके अगर मैं 3 उदाहरण दे दूं ना तो आपको समअप हो जाएगा ये ऐसा क्यों होता है। हाँ, एक 3-4 महीने पहले इन्फोसिस का स्टॉक अमेरिका में, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट जो कहते हैं ना, अमेरिका में रात को चलता है वो, ADR कहते हैं उसको, 38% रात को ऊपर चला गया। इन्फोसिस जैसा स्टॉक, वो क्यों गया? वो शॉर्ट गामा स्क्वीज था। सुबह खुला, रिजल्ट आया था तो 3% ऊपर जाना था, बट वो 3% के चक्कर में गामा ट्रेडरों ने उसको 38% रात को गया था ऊपर। आप गूगल करके देखें। उसके पहले 11 सितंबर 2025 को मैं US में था।
इंसिडेंटली किस फंड मैनेजर से मिलने, तो ओरेकल उस दिन ऑलमोस्ट 35% ऊपर गया था एक रात में, एक दिन में, राइट? वो क्यों गया था? वो गामा शॉर्ट, गामा का स्क्वीज था। $600 बिलियन वाली कंपनी थी, कोई टुच्ची सी कंपनी नहीं थी, वो सडनली $1 ट्रिलियन पे ऑलमोस्ट पहुंच गई, फिर वापस आ गया वो वापस 600-700 पे बिलियन पे। सो इसको कहते हैं शॉर्ट गामा स्क्वीज। सिल्वर का 120 जाना शॉर्ट गामा स्क्वीज था। 120 के प्राइस पे मैंने बोला था, आज तो अब वापस आ गया, सब लोगों की उम्मीदें टूट गई। तब तो लोग 10 लाख का सिल्वर हो जाएगा ये कह रहे थे। तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था टीवीओं पे कि ये शॉर्ट गामा ट्रेड है, आप गामा समझें, फिर अगर आप गामा को प्ले करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर के साथ जुड़ना चाहते हैं, हेजर के साथ जुड़ना चाहते हैं, फिर आपको डिसाइड करना है। सो दैट्स द सिल्वर ट्रेड। सो सिल्वर इज अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, नॉट एन इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट येट। गोल्ड? गोल्ड इज डेफिनेटली एन इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, बट उसमें आपको डेट का पैसा लगाना है, इक्विटी का नहीं। अच्छा, गोल्ड जो कि हमें मैं 2010 से लेके 2025 तक का रिटर्न देख रही थी, तो मैंने ये चेक किया कि गोल्ड ने आपको इन 15 सालों में 14% रिटर्न दिया है और शेयर मार्केट ने आपको रिटर्न दिया, निफ्टी ने 11%। तो वो एसेट जो हमें 14% रिटर्न दे रहा है, आप उसको डेट वाले में कैसे रख सकते हैं? समझाइए। समझाता हूँ मैडम। देखो क्या है ना, आपने एंट्री पॉइंट, डेटा कैन बी मसाज्ड। अच्छा, ओके, सो लोग जो आर्टिकल लिखते हैं ना उसमें समझ में आ जाएगा कि आपने एंड डेट क्या ली, स्टार्टिंग डेट। ओके, अब एक साल पहले की मेजर करूं तो 14% की रिटर्न इक्विटी से कम है। नहीं, पर 10% भी अगर मैं मान लूं तो भी डेट में तो हम मानते हैं कि 6, 6.5, 7% इतना ही रिटर्न मिलेगा। तो वो एसेट क्लास जो मुझे 10% रिटर्न दे रहा है, वो डेट वाली श्रेणी में आ कैसे सकता है? डेट वाली श्रेणी में नहीं, डेट का पैसा वहां लगाओगे। देखो, इंडियंस को एफडी से भी प्रेम है, हाँ, गोल्ड से भी प्रेम है। अंधों में काना राजा, गोल्ड से प्रेम करो, 10% की रिटर्न मिल जाएगी, यही कह रहा हूँ। अच्छा, ओके, इक्विटी को बीट नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म में। आप ये लास्ट 1 ईयर छोड़ देना मैडम, लास्ट 1 ईयर छोड़ के आप कोई भी डेटा के वैसे नहीं देखना चाहिए। आइडियली आई एम रॉन्ग, लेट मी गिव यू रोलिंग, द बेस्ट वे टू, ना आपकी ना मेरी, उसके लिए रोलिंग डेटा होता है। रोलिंग डेटा मतलब कोई भी इंसान अगर 5 साल के लिए निवेश करता, 2010 से 2015, 2011 से 2016, 12 से 2017, इसको बोलते हैं 5 ईयर रोलिंग। उसको अगर आप एक शीट में डालेंगे तो सब निवेशकों की अलग अलग रिटर्न आएगी, 5 साल के अलग निवेशकों की अलग रिटर्न आएगी, उसकी एवरेज रिटर्न देख लें, वो गोल्ड का उतना क्रेडिट देना चाहिए उसको। तो मैंने रोलिंग रिटर्न 3 ईयर का कैलकुलेट किया था बिफोर दिस रैली, 9.3% की रोलिंग रिटर्न है। हर दिन अगर मैं गोल्ड खरीदता और 3 साल बाद बेच देता, हर निवेशक ऐसा करता, तो कितना एवरेज रिटर्न आती है? वो 9.3% आई। ओके, इसीलिए मैंने कहा भाई 9.3% इज वर्स ऑफ देन इक्विटी। इक्विटी में आप सिर्फ निफ्टी नहीं खरीदते। देखिए, आपने निफ्टी से तुलना की, भाई गोल्ड तो एक ही प्राइस है, इक्विटी में कितने प्राइस है? फिर मैं आनंद राठी शेयर बोल सकता हूँ, 10 गुना हो गया 4 साल में। राइट, डू यू अंडरस्टैंड? आपको वो भी गलत होगा, वो भी गलत होगा ना, 10 गुना 4 साल में हो गया, अब मैं गोल्ड से तुलना करूँ, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपको म्यूचुअल फंड तो सब इन्वेस्ट करते हैं, कौन निफ्टी में इन्वेस्ट करता है? आपका निफ्टी में पैसा शायद नहीं ना हो, मेरा तो नहीं है। म्यूचुअल फंड्स ने 14-15% की रिटर्न दी है, रोलिंग रिटर्न पे दी है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 19% की रिटर्न आई है। कल ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था किसी का, स्मॉल कैप एनएसई स्मॉल कैप, सॉरी निपॉन का स्मॉल कैप ने 19.5% की रिटर्न दी है, और मार्केट कोई पीक पे तो है नहीं। सो इक्विटी का पैसा इक्विटी में रहने दें। गोल्ड और डेट में, डेट तो सबसे बर्बाद है लॉन्ग टर्म पैसे के लिए। अच्छा, शॉर्ट रेसिपी टू डिजास्टर। अब आपकी उम्र देखिए, आप डेट में पैसा रखें, अच्छा लगता है? आपके 10 साल बाद इक्विटी डेट को अंडर परफॉर्म नहीं कर सकती। पर मेरी एक आध एक्सपर्ट से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि आप एफडी में पैसा मत रखें। जैसे आप डेट को बेकार कह रहे हैं, वो एफडी को उन्होंने बेकार कहा। उन्होंने कहा इमरजेंसी फंड आपका जो भी है वो एफडी में रखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप डेट फंड में लगा दें। तो अगर मैं उस थियोरी पे चलूँ तो क्या मेरा इमरजेंसी फंड वाला जो एफडी का पैसा है वो मुझे क्या गोल्ड में लगा देना चाहिए? इमरजेंसी का फंड नहीं, सॉरी, मैं इमरजेंसी फंड तो आपके इमरजेंसी फंड है। मतलब एफडी में तो मैं इमरजेंसी फंड ही रखूंगी ना, और मैं क्यों रखूंगी एफडी में पैसा? आपके दशक और आप स्मार्ट हैं इसीलिए आप ये कह रही हैं। लोग मैं आपको दिखाता हूँ भाई, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो HNI का काम करती है ना, जिनके पास लाखों करोड़ है, उनकी डेटा लोकेशन देख लीजिए, आधा पैसा डेट में पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज है ना वेल्थ मैनेजमेंट की, उनके कितने पैसे डेट में हैं, अब देख लीजिए। इमरजेंसी फंड है वो, 10,000 करोड़। एसेट एलोकेशन में डेट आता है, HNI के भी आता है, बट लॉन्ग टर्म पैसा हो तो डेट अंडर परफॉर्म करता है, ये मेरा कहना है। इमरजेंसी फंड इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, उसको तो गोल्ड में भी नहीं डालना है।
डेट में भी नहीं डालना है, एफडी में ही रखना है इमरजेंसी फंड। हाँ मैडम, देखिए गोल्ड हमेशा क्या कहते थे लोग, बुरे वक्त में ये बढ़ता है। मैंने ये वापस 5,500 जब था गोल्ड, आप निकाल लीजिए गूगल पे मिल जाएगा, $5,500 पर आउंस था, तब मैंने कहा था गोल्ड इज़ नो मोर अ हेज टू इक्विटी बिकॉज इट्स अ गामा ट्रेड। गोल्ड भी गामा ट्रेड था। आज आप देखिए ईरान वॉर हो गई, क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ गया, गोल्ड 20% नीचे है अपनी पीक से। किसने सोचा था 6 महीने पहले ये होगा? एसेट क्लास की भी अपना वर्ताव बदलता है, राइट? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। सो पॉइंट इज गोल्ड में भी इमरजेंसी फंड गोल्ड में भी नहीं जा सकता बिकॉज गोल्ड विल ऑल्सो बिहेव वेरी डिफरेंटली, इज माई बिलीफ। तो यू आर डूइंग द एब्सोल्यूट बेस्ट थिंग इफ यू हैव योर इमरजेंसी फंड इन डेट फंड में रखें, एफडी में रखें, उसका कोई रिटर्न से लेना देना नहीं। अभी अगर आपने कहा कि गोल्ड हमने वॉर वाली सिचुएशन में भी देखा कि कैसे आई गेस 4500 तक चला गया था गोल्ड। अब मुझे ये बताएं, इस लिहाज से तो मैं म्यूचुअल फंड के लिए, मार्केट के लिए, स्टॉक्स के लिए, सभी के लिए ये सोच सकती हूँ या ये समझ सकती हूँ कि ऐसे तो फिर वॉर वाली सिचुएशन में या ट्रम्प साहब रातों रात कुछ कर दें तो मार्केट का भी क्या होगा किसी को नहीं मालूम। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, मैं इसके पीछे की वजह आपको बताऊँ। ज़्यादातर व्यूवर्स जिनसे मैं मिली हूँ या जो मुझे सवाल आते हैं, तो ज़्यादातर जो आम आदमी है, जो सुबह से रात तक मेहनत करता है और कुछ ही पैसे सेव कर पाता है महीने के आखिर में, वो ये चाहता है कि उसको ज़्यादा रिटर्न मिले या ना मिले पर सेफ उसका पैसा रहे, वो कहीं ऐसी जगह ना लगा दे जो कि बर्बाद हो जाए। तो अभी तक क्या था, दादी नानी बड़े बूढ़े सब ये कह रहे थे कि सोने में पैसा डूबेगा तो नहीं। हमारी शादी के समय सोना इतना था, अब देखो सोना इतना हो गया है। अब 10 साल पहले लगाया होता तो आज इतना। तो आपको ये कहा जाता है सोना मिट्टी तो नहीं हो सकता, लेकिन मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अभी भी ये सोच है कि ये तो डूब सकता है पैसा। तो वो आप मुझे एसेट कौन सा बताएंगे जहाँ पैसा डूब नहीं सकता है, मिट्टी नहीं होगा? बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखो जैसे ईरान वॉर में इक्विटी मार्केट कौन सी अच्छी होने वाली है, बट उसको वो तो पता ही है लोगों को कि वॉरें होंगी, क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगा, तो किसी की उम्मीद नहीं है कि मार्केट ऊपर होगी, बट सबकी उम्मीद थी कि गोल्ड ऊपर होगा। इसीलिए मैं वो क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। ठीक बात, राइट? ये तो बदनाम है और सही बदनाम है। वो तो उसके तो इज्जत यहाँ थी कि भाई वॉर के टाइम पे तू मुझे बचाएगा, और उस दिन वही पिटा हुआ हो, तो ये डाइकॉटमी हो जाती है, ये डिफरेंस हो जाता है एक्सपेक्टेशन। क्या गोल्ड मिट्टी नहीं होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। और बिल्कुल बड़े बूढ़े कम खराब चीज़ नहीं कह रहे थे, बिल्कुल सही फरमा रहे थे। गोल्ड की वैल्यू होगी, राइट? इक्विटी की भी वैल्यू होगी। आप देख लीजिए आप खरीद क्या रहे हैं इक्विटी में। आप इक्विटी फंड खरीद लें, आनंद राठी का मॉडल पोर्टफोलियो मैं फ्री में दे देता हूँ मार्केट में, 14 स्कीम है, वो 14 स्कीम खरीद लें, उसमें नुकसान नहीं हो सकता आपका, अगरचे आप उसमें छेड़खानी ना करें। गोल्ड खरीदा है, बड़ों ने ये भी कहा है गोल्ड बेचा नहीं करते। ऐसे बुरे दिन है क्या? मैंने अपनी माँ से कहा गोल्ड बेच दें, बोले ऐसे बुरे दिन आए कि हम अपने घर का गोल्ड बेचेंगे। ये सुना है ना आपने? ठीक बात। तो इक्विटी पे आप ये करके देखें और बता दें, एक इंसान बता दें जिसका नुकसान हुआ होगा। तो अगर बड़ों की सुननी है तो पूरी तरह सुनो, खाली आधे अधूरी सुन के वो फिर उसको लागू करो। इक्विटी में भी बेचना क्यों है? आप अगर 10 साल का, मुझे एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एक ले आए मैडम, करोड़ों लोग हैं इंडिया में, 10 साल लगातार SIP करने के बाद ईरान वॉर के बाद लॉस में हो, दिखा दीजिए मुझे। पर उसके लिए 10 साल का इन्वेस्टमेंट दिखाना होगा। हाँ, 10 साल का इन्वेस्टमेंट पे 10 साल तो आपकी कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता ना कि आपको रिडीम करना ही है। बहुत से लोग लेकिन फोमो में आकर के 23-24 में मार्केट में घुसे थे और वो अभी नुकसान में है। हाँ, वो तो हो सकता है ना, क्योंकि 2-3 साल में रिटर्न ना आए। ये तो इक्विटी मार्केट चिल्ला चिल्ला के कह रही है, आप ना सुने। 26 फरवरी को वॉर ब्रेक हुई थी, मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट 26 के वर्किंग डे था, फिर 28 को वॉर ब्रेकआउट हुई, वीकेंड था। मंडे ट्यूसडे वेंसडे को मैंने आर्टिकल पढ़े, फिर शॉर्ट टर्म में लॉस हो गया तो बोलते हैं लॉस कैसे हो गया। ये तो एनी एक्सपर्ट हैव यू हर्ड सेइंग दैट इक्विटी में 1 साल का पैसा लगाओ? बिल्कुल नहीं। क्यों बोलते होंगे ऐसे? क्योंकि लॉस हो सकता है। फिर लॉस होता है तो निवेशक शॉक है। इक्विटी ने कुछ भी सरप्राइज नहीं दिया है, राइट? सो आज भी आप मैं वापस एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहा था, अच्छा आर्टिकल था, जो कहता था कि लमसम इन्वेस्टमेंट उसी स्कीम में -7% था 2024 सितंबर से, -7% था। ऐसी बहुत सारी स्कीमें डाली थी, बट SIP इन्वेस्टर की +5% की रिटर्न थी। ओके, वही स्कीम थी। हाँ। तो सबसे अच्छी बात है कि इंडिया SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहा है। 31,000 करोड़ जनवरी में डाले हैं, 32,000 करोड़ मार्च में, राइट? 10 साल पहले सिर्फ 2,000 करोड़ डालते थे।
SIP में इंडिया निवेश कर रहा है और SIP में लॉस के समय में भी SIP पॉजिटिव में है. दैट्स सच अ रिलीफ थिंग फॉर मी. मुझे सुकून मिलता है कि भाई इंडिया सही दिशा में निवेश कर रहा है, एक मुश्त नहीं कर रहा है, SIP से ज़्यादा कर रहा है. और बुरे वक्त में भी SIP की 5-6% की रिटर्न आई है उसी स्कीमों में जहाँ लॉस होता. ठीक बात. राइट, अच्छे समय में प्रॉफिट आ जाए ठीक है. अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिधर पैसा डालते हैं वही स्कीम बर्बाद होनी शुरू हो जाती है और वो देखते हैं अरे मैं तो फिर फंस गया. अब एनीवेज उस लिहाज से फिलहाल सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगले आने वाले 5 से 6 साल इस डिकेड के एंड तक की अगर हम बात कर लें तो वो कौन से सेक्टर हैं जो आपके लिहाज से बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे? सेक्टर काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करेंगे. ये जो आपने कहा ना, बहुत लोग कहते हैं यार मेरी शनि चल रही है, जो चीज़ खरीदता हूँ नीचे जाती है, जो चीज़ बेचता हूँ ऊपर चली जाती है. हाँ. इट गोज बैक टू जब उम्मीद सबसे कम होती है संभावना सबसे ज़्यादा होती है. जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है, कभी उठ ही सकता है, तब वो शेयर उठने वाला होता है वापस ऊपर. सो व्हाट आई एम सेइंग इज आई विल टच अपॉन दैट बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी वी हैव एज इन्वेस्टर्स. उसको अंग्रेजी में शब्द भी है इकोनॉमिक्स, मतलब एक बिहेवियरल फाइनेंस का, उसको कहते हैं रीसेंसी बायस. इस पे सब दर्शकों को गूगल करना चाहिए, रीसेंसी बायस. आज AI का ज़माना है, AI में डालिए एक्सप्लेन रीसेंसी बायस बेटर देन फिरोज कैन, तो मेरे से बहुत अच्छा तरह समझाएगा AI. दैट्स इस खासियत, राइट. फिर उसको पढ़िए और उस बीमारी को इंटरनलाइज कीजिए ताकि वो बीमारी में आप ना फंसें. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर मेरे मॉडल पोर्टफोलियो में सबसे घटिया स्कीम जिस पे जूते पड़ रहे थे मुझे क्लाइंटों से, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जूते पड़ रहे थे, मैं पोलाइटली बोल रहा हूँ, मारने आ गए थे 2-3 क्लाइंट. SBI इंफ्रास्ट्रक्चर, तूने पैसे खाए हैं क्या SBI वालों से, तू इसको रेकमेंड क्यों कर रहा है. सबसे घटिया स्कीम थी. नवंबर 1 को मेरा नया मॉडल पोर्टफोलियो आया, मैंने SBI इंफ्रा नहीं हटाई, मैथमेटिक्स कुछ देखा था तो, और लोगों ने बहुत SBI इंफ्रा को हटाया कैसे नहीं तुमने. वो लास्ट 6 महीने में मेरी बेस्ट स्कीम है. निफ्टी को 9.5% से बीट कर चुकी है. राइट. अगर आप इंसान को, निवेशक को डायरेक्ट जाने दोगे ना, वो SBI इंफ्रा कोई नहीं खरीदेगा, सब बेच रहे थे वो फंड. मैथ और दिल और दिमाग हमेशा दूसरी भाषाएं बोलते हैं. जब आपके साथ ये होता है ना कि जो स्कीम खरीदता हूँ अंडर परफॉर्म करती है, शायद वो स्कीम आप खरीद रहे हैं क्योंकि उसने परफॉर्म किया है. राइट. आप इसीलिए नहीं खरीद रहे हैं कि उसमें कोई कारण है आपका खरीदने का, परफॉर्मेंस देख के आप खरीद रहे हैं. हाँ. राइट. इंडिया में फंड मैनेजर से बात करें, वो बोलते हैं यार मेरी लास्ट हफ्ते की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो अगले हफ्ते ज़्यादा पैसे आते हैं. इतना इंडिया परफॉर्मेंस को चेस कर रहा है. परफॉर्मेंस को चेस नहीं करनी चाहिए. नहीं, पर स्कीम बेची भी तो ऐसे ही जाती है ना कि 10 साल का रिटर्न ये देखिए, 12 साल का ये देखिए, 5 साल का ये देखिए. वैसे ही तो फिर मतलब हम ये समझते हैं कि इतिहास खुद को दोहराएगा, जो पहले हुआ है वही आगे होगा, ऐसे ही मानते हैं. हाँ, बेची भी ऐसे जा रही है. हाँ. राइट. बेची ऐसे जा रही है. देखो 10 साल दिखाना फिर भी ठीक है, 1 साल की रिटर्न तो देखे ही ना, ये कह रहा हूँ मैं. 1 साल रीसेंसी बायस में लास्ट 6 महीने पे गवर्नड है. अब मैं आपको गोल्ड पे, हमने इतनी बात की ना, गोल्ड में जनवरी में कितना पैसा आया था गोल्ड ETF में? 24,000 करोड़ आया. राइट. म्यूचुअल फंड से ज्यादा इनफैक्ट आया था ना. हाँ. गोल्ड कितना था? 5500 पे था. आज से 20% ऊपर पे था, एटलीस्ट 18% ऊपर पे था. 3 साल पहले जब गोल्ड की वैल्यू 50,000 55,000 थी ना, उसी जनवरी में 80 करोड़ रुपए आए थे. 80 करोड़ आए थे जब नीचे था, कोई पूछने वाला नहीं था उसको. हाँ. क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस खराब थी. परफॉर्मेंस खराब हो तो ना खरीदने को रीसेंसी बायस कहते हैं. परफॉर्मेंस अच्छा हो और उसको खरीदने की को रीसेंसी बायस कहते हैं. तो जब पैसे बनने थे तो सिर्फ 80 करोड़ वालों ने बनाए, जब गिरना था तो 24,000 करोड़ गिरा. 24,000 करोड़ में से 20% उड़ जाना, 4,000-5,000 करोड़ उड़ गया. ऊपर 80 करोड़ दुगना हुआ, तिगुना हुआ, बट गिरा 24,000 करोड़. तो पैसे पेपर पे बन रहे हैं लोगों के रीसेंसी बायस की वजह से. लेकिन आपको लग रहा है कि आपके ये जवाब देने से कहीं मेरे व्यूअर ये ना सोचें कि जो अंडर परफॉर्म करने वाले फंड्स हैं उनको खरीद लो और जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं उनको तो हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये गलत मैसेज तो नहीं जा रहा? जा सकता है. सॉरी, आई थिंक आई शुड करेक्ट माई सेल्फ. हाँ. खाली परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं खरीदना चाहिए. किस आधार पे खरीदना चाहिए? देखो उसकी लंबी स्टोरी है. 11 साल 12 साल से हमने एक स्टैटिस्टिकल मॉडल इवॉल्व किया. उसका आंसर भी दे देता हूँ ताकि
14 स्कीम मैं हमेशा रिलीज़ कर देता हूँ ताकि कोई भी फॉलो करना चाहे, कॉपी करना चाहे तो बहुत अच्छी तरह से करे, क्योंकि मैं सिर्फ HNI के बिजनेस में हूँ। बाकी आपके 1 करोड़ दर्शक हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, उनको मैं मैनेज कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास है ही 400 कोलीग, 13,000 लोग मैनेज कर रहे हैं, और 10 लाख का फ़ायदा हो जाए हमारी रिसर्च से तो आपके माध्यम से जैकपॉट हमारा लग जाएगा। नहीं, जैकपॉट नहीं लगेगा, अच्छी प्रोबेबिलिटी की लो रिस्क रिटर्न बन जाएगी आपकी 14-15% की। दैट्स व्हाट इट इज। आई कैन टेल यू द स्कीम नेम्स, 5-7 ऑफ देम ड्यूरिंग द कोर्स, और व्हाटएवर यू वांट। अभी आप बताएंगे? बताएंगे डेफिनेटली। थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है। 14 स्कीमों में आप, मैं सिर्फ नाम नहीं जानना चाहती, मैं उसके पीछे की वजह भी जानना चाहती हूँ। ओके, वजह तो बहुत पहले वजह बता देता हूँ, फिर नाम बता देता हूँ। ठीक है। वजह में हमने चार फेजेस ऑफ रिसर्च हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल, जिसमें अपना ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं करना है। उसमें हमने एक सब्जेक्ट यूज़ किया, मैं वर्ड्स इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ डराने के लिए नहीं दर्शक को, ताकि वो अपनी सेकेंडरी रिसर्च कर पाएँ। रिग्रेशन, रिग्रेशन को मैं स्टैटिस्टिकल एस्ट्रोलॉजी मानूंगा। रिग्रेशन फ्यूचर को कैसे बेटर प्रेडिक्ट किया जाए, वो एक सब्जेक्ट है। जैसे अगर एक इंसान को गुस्सा आना होता है, तो गुस्सा आने से पहले थोड़े बर्ताव से आप समझ सकते हैं या सामने वाले को गुस्सा आने वाला है। पहले वो पिंक होता है, फिर बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, वो एक लीड इंडिकेटर होता है। अगर वो आप लीड इंडिकेटर पकड़ लेंगे तो उसको गुस्सा आने से बचा सकते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जिन्होंने अच्छा किया था, उन्होंने क्या इंडिकेशन दी थी अच्छा करने से पहले। द 4 स्टेप्स टू शालिनी टू कम टू अ कंक्लूजन ऑफ क्या खरीदना है। 900 इक्विटी स्कीम्स हैं, उसमें से मुझे 14-15 खरीदनी है मैक्सिमम। तो उसमें पहला स्टेप है स्टैटिस्टिकल, जिसका यूज़ होता है रिग्रेशन में। रिग्रेशन यूज़ करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में। तो उससे ये समझ में आता है कि लीड इंडिकेटर्स क्या हैं। परफॉर्मेंस, इफ इट्स नॉट अ ग्रेट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर, व्हाट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर। 104 स्टैटिस्टिकल वेरिएबल को हमने एनालाइज किया कि किसकी क्षमता है कि फ्यूचर बताने की काबिलियत है ज़्यादा। तो उसमें से ऑलमोस्ट अबाउट 8-9, इनफैक्ट अब 11 वेरिएबल हैं जो फ्यूचर को बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसमें से परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द वेरिएबल्स। वो एक रिग्रेशन स्टेप हो गया। सेकंड, फिर हम ये देखते हैं कि फंड मैनेजर अंग्रेजी क्या बोल रहा है और मैथ क्या कहता है। तो हम इंडिया के जो फंड मैनेजर हैं, अगर वो लास्ट ईयर सब छुट्टी पे होते तो एनएवी क्या होती, ये कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं हॉलीडे एनएवी। ये हमारा इजाद किया हुआ फॉर्मूला है। और इसके मुझे बहुत टफ लग रहा है, आप लोग के लिए पता नहीं इजी है या टफ है। हाँ, ओके। टफ नहीं, आपको करना नहीं, अच्छी बात ये है, खाली मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। Right. अगर आपको आउटपुट दे दूँ तो फिर इनपुट में खाली आपको क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूँ। हॉलीडे एनएवी, समझो फिरोज एक फंड मैनेजर है। रोज आके करता क्या है, वो आके बोलता होगा ये खरीद लो, वो बेच दो, डीलर को बोलता होगा। अगर मैं छुट्टी पे चला जाऊँ और मैं अपने डीलर को बोलूँ यार तू कुछ मत करियो, जो भी पैसे आए मेरे, जो शेयर मैं चुन के जा रहा हूँ उसी में डालने, उसी मात्रा में डालने, और कोई पैसे मांगने आए तो उसी मात्रा में बेच के वापस कर देना, अपना दिमाग मत लगाना, ये बोल के मैं छुट्टी पे चला जाऊँ 1 साल बाद। तो इस फंड की कोई एनएवी आ सकती है, रोज़ जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं उसका मैं हिसाब करूँ कि समझो ये डीलर को मैं बोल के चला गया 1 साल, तो उसकी एक एनएवी अगर चेक कैलकुलेट कर पाए डीलर, और जो एक्चुअली एक एनएवी जो पब्लिश हो रही है, फिर रोज़ ऑफिस आने के बाद समझो कि एनएवी को 11 पे लेके आ गया 10 से, और डीलर वाली एनएवी 11:15 पे पहुंच जाती, तो फिरोज छुट्टी पे होता तो इन्वेस्टर अमीर होता। ये तो बहुत दुखद बात है। हाँ। राइट। तो वो फंड मैनेजर को मैं नेगेटिव स्कोर दूंगा। अगर डीलर की एनएवी 10.8 पी थी बट फिरोज ऑफिस आने के बाद 11 की एनएवी ले आ पाया, मतलब 20 पैसे तो उसने एनएवी में ऐड कर दिए 2%, तो फिरोज को मैं शाबाशी दूंगा। वैसे ही हर हॉलीडे एनएवी हर फंड मैनेजर की कैलकुलेट होती है एल्गोरिदमिकली, टेक्नोलॉजी से, और हम देखते हैं कि कौन से फंड मैनेजर ऐसे हैं जो हर साल आते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो वो सेकंड स्टेप है। तीसरा स्टेप है कि हम हर फंड की एक टारगेट एनएवी फाइंड आउट करते हैं, रिसर्च करके हर स्टॉक की टारगेट निकालते हैं कहीं से, ब्लूमबर्ग से, और उसकी टारगेट एनएवी फाइंड आउट करते हैं। वो तीसरा स्टेप है। फोर्थ स्टेप है इंटरव्यू करते हैं फंड मैनेजर को, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उसको पूछते हैं कि तुम्हारी गलतियां कौन सी हैं। अगर एक इंसान अपनी गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट कर चुका है, वो बोलता है कि मेरी ये गलती हुई, अगर वो 5 मिनट सोचने लग जाता है उसकी गलतियां क्या थी, तो हम डर जाते हैं, भाई उसको अपनी गलतियां ही पता नहीं है तो सुधरेगा कैसे। सो वी डू ऑल दैट साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ अ फंड मैनेजर टू अराइव एट अ 14 स्कीम बास्केट।
मुझे तो अभी भी बहुत मुश्किल लगा, आपको अगर आसान लगा तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अब मुझे आप फंड्स के नाम बताइए जो आपको लग रहा है अच्छा करने वाले हैं। डन। सो मैं आपको फंड्स बताता हूँ। लार्ज कैप से स्टार्ट करता हूँ, पूरे 14 शायद ना बताऊँ। लार्ज कैप में क्वांट लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप, मिड कैप में कोटक मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्को स्मॉल कैप, फोकस्ड में इन्वेस्को फोकस्ड, लार्ज एंड मिड कैप में SBI लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप में कैनरा रोबेको मल्टी कैप। आई थिंक दीज आर द कैटेगरीज विच समथिंग थीमेटिक SBI इंफ्रा। ये 7-8 स्कीम्स हैं, हर कैटेगरी की अलग स्कीम है। तो आपके पास जितने भी पैसे हों, जितनी ज़्यादा स्कीम खरीद सकें उतनी खरीदें। हालांकि मैं साथ में डिस्क्लेमर दे देती हूँ, शुरू में तो लगा ही होता है पॉडकास्ट के कि ये सीधे निवेश की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। आपके जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे आप पूछिए और फिर उसके बाद अपना दिमाग लगा करके आप यहाँ निवेश कीजिए। हम एजुकेशनल पर्पज से सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, तो ये डिस्क्लेमर मुझे लगता है देना हमारे लिए ज़रूरी रहता है। बहुत। अब मुझे आप ये बताएं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे तो फिरोज़ पे ट्रस्ट है नहीं, मुझे तो शालिनी जो एक्सपर्ट बुला रही हैं उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, ये तो सब पैसा खा के बैठे हैं और इसीलिए इन फंड्स के नाम बता रहे हैं। तो बहुत से लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि मैं बहुत R&D भी नहीं करना चाहता, बहुत पढ़ना लिखना समझना मुझे आता नहीं है, मैं इंडेक्स फंड में पैसा लगा देता हूँ तो वो मेरे लिए सबसे सेफ रहेगा और ठीक है जितना रिटर्न मिल रहा है फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 11-12% तो आ ही जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से कितनी ठीक है? काश हमें कोई पैसे देता रिकमेंड करने के, दे नहीं रहा है। सो दैट्स विशफुल थिंकिंग। बट क्या है कि इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, बेशक खरीद लीजिए, बट नुकसान भी आपका है, फ़ायदा भी आपका है। अब मेरे भी क्लाइंट कह सकते थे कि मैं निफ्टी खरीद लेता या NSE 500 खरीद लेता। जून 2013, 1 जून 2013 को हमने अपना मॉडल पोर्टफोलियो का सिलेक्शन मेथोडोलॉजी स्टार्ट किया, क्योंकि अब डायरेक्ट विकल्प चालू हो गया था 2013 में। तो हमने कहा यार सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे रेकमेंड करूँगा तो इन्वेस्टर डायरेक्ट चला जाएगा। तो इसीलिए हमने वो मॉडल, अगर उसने किसी ने भी वो पूरे मेरे निर्णय ऐसे के त्यों उसी दिन फॉलो किए होते तो निफ्टी को 198% से बीट करता, NSE 500 को 133% से बीट करता। राइट। अब 133% असल जितना होता है, आपको भी कोई आपके निवेशक मतलब व्यूअर्स यंग होंगे तो उनकी 30 ईयर की टाइम फ्रेम होगी इन्वेस्टिंग की, 20 ईयर की होगी। 13 साल कुछ आउटरेजियस समय नहीं होता है। 13 साल में जितना असल है, जिसने अगर समझो किसी ने 10 करोड़ दिया था निफ्टी में, अगर वो 30 हुआ है तो मेरे मॉडल पोर्टफोलियो में 50 हुआ है, 20 करोड़ एक्स्ट्रा मिले हैं। कॉस्ट के बाद मैं कमाता हूँ 1.09% आफ्टर GST कमीशन मिलती है मुझे, और हक की कमाता हूँ और बोल के कमाता हूँ। राइट, छुपन छुपाई नहीं है। राइट, वो कमाने के बाद अगर किसी ने 198% कमाया है निफ्टी से ज़्यादा और 133 से अधिक, उसको नहीं चाहिए, तो हिज मिसट्रस्ट इज कॉस्टिंग हिम और अ। सो हाउ डू यू चेक वेदर यू ट्रस्ट द पर्सन और नॉट, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब अगरचे मैं अपना पोर्टफोलियो NSDL स्टेटमेंट दिखा के ये 14 स्कीमों में ट्रिपल डिजिट करोड़ मिनिमम दिखा दूं तो देन यू कैन से जो बोल रहा है वो ही कर रहा है। मारवाड़ी में कहावत है, राठी जी कहते रहते हैं, हलवाई जिस, वो मारवाड़ी में कहना आता नहीं मुझे, हलवाई जिस तेल में अपनी मिठाई तलता है वो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं जो 14 स्कीम दूंगा, अगर किसी को शक हो तो वही 14 स्कीम में मेरे कितने करोड़ पड़े हुए हैं वो आप देख लें। पैसे खा के मैं आपके पैसे गलत जगह लगा दूंगा, अपने पैसे क्यों गलत जगह लगाऊं? राइट, ठीक बात है। हालांकि हम इकोनॉमी की शुरू से हमने चर्चा की थी, वो इन्वेस्टमेंट तक आ गई। मैं बताऊं मेरे व्यूवर्स को भी, पैसा बोलता है के लिए अभी हम सर का आगे पॉडकास्ट करेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट की शायद असल टिप आप लोगों तक पहुंच पाए, लेकिन ये शायद वो तासीर कहते हैं ना, वो आपकी तासीर ही है जो इकोनॉमी से हम वापस इन्वेस्टमेंट तक पहुँचे हैं। अब 1-2 सवाल, मुझे पता है आप पॉलिटिकल शख्स हैं नहीं, लेकिन मैं फिर भी ले रही हूँ। 2029 में गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, वो लोग जिन्हें मौजूदा सरकार पे बहुत भरोसा है, ये उनके नज़रिए से सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। सरकार देश में कोई भी हो, इकोनॉमी आपको स्ट्रांग दिखती है इंडिया की? ऐसा मैं बिलीव करना चाहूँगा बट नहीं है। राइट, एक कंटिन्यूड गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूड रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर इन द 3rd टर्म, 4th टर्म मिलने पे बहुत इंडिया का फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। राइट, ऑफ कोर्स इंडिया एक कंट्री है। नाउ ये थोड़ा एक, मैं बिजनेस में हूँ तो थोड़ा बुलिश साउंड करूँगा, बट आई थिंक आई वांट टू बी वेरी कैलिब्रेटेड हियर। मैं कहूँगा कि 4th टर्म मिलना इसी गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है कि ये गवर्नमेंट वापस आए।
2029 में भी कंटिन्यूटी जो एफआई की जो आउटफ्लो इनफ्लो में तब्दील होगी मेरे हिसाब से अगले 2-3 सालों में आराम से हो जाएगी. 2-3 साल लगने वाले हैं नहीं. फिर अगर ये स्पीड ब्रेकर आ गया आफ्टर दिस द थर्ड टर्म, द फोर्थ टर्म इज नॉट ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, इट विल बी अ पार्टी स्पॉइलर फॉर श्योर. 4th से 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने, उसका आपको दुख है. अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ही ये बात कही, तो ये हमारे लिए एक झटका है. लेकिन हम वो जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सोच रहे थे, आपको लगता है वो कितने वक्त में हम अचीव कर पाएंगे? हम मेरे हिसाब से कर पाएंगे. कितने वक्त में? आई थिंक 5-6 ईयर्स में कर पाएंगे, ये मेरा मानना है. 5-6 ईयर्स में कर पाएंगे इफ़ आवर करेंसी बिकम्स स्ट्रॉन्गर अगेन. क्यों कहूँगा? क्योंकि हमारे 2-3 कारण हैं हमारे नीचे आने के लिए. एक तो बेस ईयर चेंज हो गया जीडीपी का, तो उसमें रिलेटिव रैंकिंग हमारी कम हो गई. यूके की जीडीपी अच्छी तरह से बढ़ गई, उसमें हमारी रैंकिंग कम हो गई. दूसरा, हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी डॉलर जीडीपी कम हो गई, इसीलिए हमारी रैंकिंग कम हुई है. हमारी रुपी में ग्रोथ सबसे ज़्यादा है ही ना, दैट्स रियलिटी. उसी ने मैंने बात किया. सो आई थिंक आई वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 6-7 ईयर्स, 8 years maybe to 6-7-8 ईयर्स में हम 5 to 8 years. मतलब हम 6 से 5th होंगे, 5th से 4th होंगे, 3rd तक हम पहुंच जाएंगे. We'll be knocking at the doors of third. और ये जो दुख आपका है कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से फिसल कर छठी तक पहुंच गए हैं, वो आपने पहले भी ये कहा कि बहुत चिंता वाली बात नहीं है. तो हम में से किसी को भी वो डर अगर मन में है तो वो पूरी तरह निकाल देना चाहिए. डर तो पूरी तरह निकाल देना चाहिए, क्योंकि यही इंडिया में एक बंदा बहुत पैसे भी कमा रहा है. देखो, अर्थव्यवस्था सबके लिए सेम है. एक पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ, लास्ट ईयर मेरे क्लाइंट का 20.4% की रिटर्न आई है उसकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर. इंडिया में दूसरे क्लाइंट अच्छा, ये तब आई है जब 2025 बड़ा खराब गया है, खराब गया, तब 20% रिटर्न 20.4. मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि सबकी ऐसी आई होगी. हाँ. वो भी इंडिया में ही रहते हैं. आपको मैं दूसरा पोर्टफोलियो, अभी मैं किसी बाहर वाले पोर्टफोलियो के सेकंड ओपिनियन के लिए आया था, -14% की भी रिटर्न है. तो इंडिया सबके लिए एक है. आपकी डिपेंडेंसी आपकी मैक्रो रणनीति पे, आपका एडवाइजर क्या है, क्या आप कर रहे हैं, अनकॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, कैसे आप बर्ताव करेंगे, आपका एडवाइजर आपके साथ कैसे खड़ा रहेगा बुरे वक्त में, उस पर निर्भर करेगा. अर्थव्यवस्था सबके लिए एक है. सो रॉ मटेरियल से आप क्या फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको आप इकोनॉमी पे ब्लेम ना करें. वो क्योंकि इतनी मैंने आपको 35-36% की डाइवर्जेंस दिखा दी इन अ ईयर लाइक लास्ट ईयर, विच आई हैव सीन. पूरे इंडिया के डालोगे तो ऑलमोस्ट 60% की डाइवर्जेंस आएगी रिटर्न की, 60-70 की. सो इंडिया इज कॉमन, इकोनॉमी इज कॉमन, निफ्टी इज कॉमन. What you get delivered is depends on your strategy and the बुनियाद of your strategy. मैंने जो पूछा था कि कौन से सेक्टर अच्छा करने वाले हैं नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में, वो रह गया. हम बातों बातों में खो गए. तो वो कौन से सेक्टर हैं? बैंकिंग, कंजम्पशन. ओके, आई थिंक दीज आर द 2 themes हैं. एक तो सेक्टर है बैंकिंग ऑलमोस्ट 40% निफ्टी का है, और वो आज पीक पे नहीं है ऊपर वाले की दया से. राइट. कंजम्पशन जो है नॉन सिक्लिकल कंजम्पशन बहुत अच्छा सेक्टर है, और उसमें बहुत गवर्नमेंट ने काम किया हुआ है कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, बट उसकी पूरी तरह से रिटर्न भी नहीं आई है और उसकी इम्पैक्ट भी नहीं आई है. तो ये 2 सेक्टर्स जो हैं, ये निफ्टी को, अगर आप ये 2 सेक्टर खरीदेंगे तो निफ्टी को 3-4% से बीट कर सकता है. अगर सेक्टर ही खरीद रहे हैं तो एक फंड के माध्यम से खरीदें, बॉटम अप स्टॉक ना पिक करें. थैंक यू सो मच सर. इकोनॉमी के ऊपर तो हमने बहुत आपसे चर्चा कर ली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना पॉजिटिव आप हैं उतना ही पॉजिटिव हम सबको रिटर्न भी मिले, इकोनॉमी भी उतना ही तेज़ी से आगे बढ़े. 8 साल आपने कहा कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे. तो मेरे व्यूवर्स को उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपने इतना हमें टाइम दिया इसके लिए थैंक यू सो मच. प्लेजर.